जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की कहानी है ससुर जी की औकात। रामलाल जी अपने कमरे में बैठे हुए खिड़की की तरफ देख रहे थे। आज पूरा 1 साल हो चुका था उनकी पत्नी कमला जी का देहांत हुए। आज ही के दिन उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर गई थी। उनकी तो जैसे दुनिया ही लुट चुकी थी। बिल्कुल सही थी कमला जी, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। हर रोज़ की तरह वह सुबह उठी और अपने सारे काम किए। मेरे और अपने लिए चाय बनाकर लाईं। हम दोनों अपने गुजरे पलों को याद करके चाय की चुस्कियां ले ही रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी चाय पी, उनके सीने में तेज़ दर्द होने लगा और कुछ कहने सुनने का मौका ही नहीं मिला। बस 10 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। मेरी तो जैसी दुनिया ही उजड़ गई थी। घर पर ही उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी हम उनको जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास लेकर पहुँचे। डॉक्टर ने कहा अब इनमें कुछ नहीं बचा, आप इन्हें घर ले जाइए। हम उन्हें घर पर ले आए। मैं तो अपना सुध बुध ही खो बैठा था। अचानक ये सब कुछ क्या हो गया था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, इसकी जगह मुझे क्यों नहीं बुला लिया। अब इसके बिना मेरा क्या होगा। आँखों के आगे एकदम अंधेरा सा छा गया था। धरती हिलती हुई महसूस हो रही थी। मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। पैर लड़खड़ा रहे थे। ज़मीन पर चलना भी नहीं जा रहा था। 2 लोग मुझे पकड़कर घर के अंदर लेकर आ रहे थे। बस 10 मिनट के अंदर मेरी दुनिया उजड़ गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कमला जी के बिना जीना पड़ेगा। उनके होते हुए मुझे कोई भी टेंशन नहीं थी। वे मेरी हर छोटी से छोटी चीज़ का बहुत ध्यान रखती थी। अब अकेले ही उनकी तस्वीर के सामने इस सुनसान कमरे में बैठा रहता हूँ। रामलाल जी कमरे में बैठे हुए ये सारी बातें सोच ही रहे थे। तभी उनकी बड़ी बहू आती है और उनसे कहती है, बाबूजी खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। रामलाल जी खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं तो क्या देखते हैं, थाली में 2 सूखी रोटी और रात की बासी सब्जी थी और सब्जी में से गंदी बदबू आ रही थी। ऐसा खाना कमला जी कुत्ते को भी नहीं देती थी। वह खाना आज बहू मेरे आगे परोस रही थी। जब कमला जी जिंदा थी तो वह सब्जी के संग दाल चावल ज़रूर बनाती थी। खाने के साथ उनको दही छाछ पापड़ सलाद खाना बहुत ही पसंद था और सूखी रोटी तो वह न खुद खाती थी न दूसरों को खिलाती थी। आज थाली में 2 सूखी रोटी के अलावा सब कुछ गायब हो चुका था, क्योंकि अब सब कुछ बेटे और बहू के हाथ में जो आ गया था। रामलाल जी के 2 बेटे हैं। दोनों ही बेटे उनके साथ ही रहते हैं। उनके बड़े बेटे का नाम संजय और छोटे बेटे का नाम राजू है। उनके दोनों ही बेटों की शादी हो चुकी है। उनके बड़े बेटे संजय के पास 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। छोटे बेटे राजू के पास एक बेटा है। दोनों ही बच्चे एक ही घर में रहते हैं, पर उनकी रसोई अलग अलग है। एक बहू दोपहर को खाना देती है तो दूसरी बहू शाम को खाना देती है। दोनों बहुएं रामलाल जी को कुछ भी नहीं कहती। दोनों बेटे भी अपने पापा से बात तक नहीं करते। वे ऑफिस से आते ही सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। बेटे जब ऑफिस से आते हैं उनके हाथ में कुछ न कुछ सामान ज़रूर होता है, जिसे लेकर वे सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों बहुएं भी कभी अपने ससुर के पास उनका हालचाल पूछने भी नहीं जाती। वे दोनों हमेशा अपने कमरे में ही घुसी रहती थी और फ़ोन पे ही हमेशा व्यस्त रहती थी। ज़रूरत के वक्त भी कमरे से बाहर नहीं आती थी। दोनों ही बेटे खाने पीने का सामान छुपा छुपा कर लाते हैं और सीधे कमरे में लेकर चले जाते हैं। पिता अपने कमरे में अपने बेटे के आने का इंतज़ार करता रहता है कि बेटे मेरे पास बैठकर 2 बातें करेंगे, लेकिन पिता की ये आस ही रह जाती है। दोनों ही बेटे अपने पिता से छिप छिप कर खाना खाते हैं। वे एक दूसरे को भी नहीं दिखाना चाहते कि वे क्या खा रहे हैं। पिता के हिस्से में बस 2 सूखी रोटी और रात की बासी सब्जी ही आती है। कोई भी बेटा कुछ कह देता तो गम नहीं था, पर बिना कहे ही बहुत कुछ कहते हैं। वे 2 सूखी रोटी अचार के संग खाकर, क्योंकि सब्जी में से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, तो रामलाल जी उनको खाकर कमरे में आ जाते हैं। पता नहीं आज उन्हें क्यों बहुत रोना आ रहा था। बच्चे कुछ कहते भी नहीं और सब कुछ कहते भी हैं। कुछ कहकर सुनकर लड़ाई झगड़ा कर आदमी अपने मन की भड़ास निकाल लेता है, पर यहाँ कोई किसी को कुछ कहता ही नहीं। रामलाल जी किसी को क्या कहें, यह सारी बातें कैसे समझाएं किसी को, यह सब कुछ जो यहाँ पर हो रहा है।
ये सब आदमी सिर्फ महसूस कर सकता है, किसी को बता भी नहीं सकता। दोनों बहुओं के कमरे के बाहर फलों और मेवों के छिलके पड़े रहते थे। यह सब कुछ देखकर बड़ा अफसोस होता था। सब कुछ खाया जाता है, लेकिन अपने पिता के लिए कुछ नहीं, बस उनके लिए 2 सूखी रोटी और बदबूदार सब्जी। आज उन्हें कमला जी की बहुत याद आ रही थी। तभी रामलाल जी कमला जी की अलमारी खोलते हैं और उनकी सारी चीज़ों को देखने लगते हैं, उनके कपड़े, उनका चश्मा, उनका फ़ोटो। तभी उनकी नज़र अलमारी में पड़ी हुई एक डायरी पर पड़ती है। वह डायरी कमला जी की पर्सनल डायरी थी। इस डायरी को वे किसी को भी हाथ नहीं लगाने देती थी। रामलाल जी उसे उठाकर अपने सीने से लगा लेते हैं और खूब रोते हैं। तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? अपनी किसी भी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाने देती थी, और आज मैं आपकी सारी चीज़ों को छू रहा हूँ। आज मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यह कहकर रोते रोते वे कमला जी की डायरी खोलकर देखते हैं। डायरी के अंदर एक लिफाफा था। खोलते खोलते उसमें से कुछ पेपर और एक पत्र निकला। मैं पत्र खोलकर पढ़ने लगे। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे पतिदेव, अगर ये पत्र आप पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। यह पत्र एक कागज़ का टुकड़ा ज़रूर है, लेकिन इसमें हम दोनों की ज़िंदगी का वो हसीन लम्हा है जो कुछ लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता। यह पत्र मेरे दिल का आईना है। जब तुम इसे पढ़ोगे तो हमारी ज़िंदगी के सुनहरे पल नज़र आएंगे। मेरे प्यारे पतिदेव, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर कभी कह नहीं पाई, इसलिए लेटर में लिख रही हूँ। ज़िंदगी के सफ़र में आपने मेरा बहुत साथ दिया। ज़िंदगी उम्मीद से भी ज़्यादा साथ दिया। मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, घर दिया, प्यारे प्यारे बच्चे दिए। आपने अपना पूरा जीवन मेरे नाम कर दिया। आपने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया। कभी मुझे किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने दी। मेरी हर बात मानी। एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनकर दिखाया। मैं हमेशा यही चाहती थी कि हर जन्म में मुझे आपके जैसा ही पति मिले। काश भगवान अगले जन्म में भी मेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी कर दे। इसलिए जाते जाते अपने दिल का एक छोटा सा टुकड़ा आपके दिए जा रही हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें बच्चों से कोई भी उम्मीद रखना अपने आप को धोखा देने के समान है। हो सकता है मेरे जाने के बाद बेटे और बहू आपका ध्यान रखें, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका क्या होगा? इसलिए बच्चों को सारी बातें बताना ज़रूरी नहीं है। हमने तो अपनी सारी इनकम बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, उनका घर बसाने में खर्च कर दी थी, लेकिन मेरे पिताजी मरने से पहले अपने गांव की ज़मीन मेरे नाम कर गए थे। गांव की इस ज़मीन के बारे में मैंने आपको और बच्चों को किसी को भी कुछ नहीं बताया था। उस ज़मीन को बेचकर मैंने एक प्लॉट ले लिया था। उस प्लॉट को मैंने आपके नाम खरीदा था। उसके पेपर आपको इस पत्र के साथ ही मिल गए होंगे। मेरे जाने के बाद अगर बच्चे आपका सही से ध्यान रख रहे हैं तो वह प्लॉट आप बच्चों को दे देना। अगर बच्चे आपका ध्यान नहीं रख रहे हैं तो वह प्लॉट बच्चों को मत देना। उस प्लॉट को बेचकर आप अपना खर्चा आराम से चला सकते हो। मैं जानती हूँ आप इस बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे। मेरे जाने के बाद घबराने की और रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए एक पर्सनल काम वाली रख लेना जो आपको अच्छा खाना बना कर देगी और आपका सारा काम कर देगी। मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, यह सोचकर खाने पीने में लापरवाही मत करना। समय पर दवाइयाँ लेना, क्योंकि मैं हमेशा आपको देख रही हूँ। आप अपने आप को कभी अकेला महसूस मत समझना। हिम्मत से काम लेना और जीवन को जीने की नई राह तलाशना। जब आप ऑफिस और बच्चे दोनों संभाल सकते हो तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। मुझे पता है उस पत्र को पढ़ते पढ़ते आप फूट फूट कर रो रहे होंगे। आपको रोना नहीं है, अपने आंसुओं को पोंछो और हिम्मत करो। मेरे जाने से जो हिम्मत चली गई है उसे वापस लेकर आओ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। पत्र को पढ़कर रामलाल जी पत्र को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगे। बहुत देर रोने के बाद रामलाल जी ने अपने आंसू पोंछे। रामलाल जी प्लॉट के पेपर को संभाल कर रख देते हैं। अगले दिन रामलाल जी अपने एक दोस्त के घर जाते हैं जो कि एक वकील है। अपने दोस्त को उस प्लॉट के पेपर दिखाते हैं। वह पेपर एकदम सही हैं। अपने दोस्त के संग जाकर वह उस प्लॉट को देख कर आते हैं।
उस प्लॉट की कीमत अब करोड़ों में थी और प्लॉट भी काफ़ी बड़ा था। रामलाल जी अपने दोस्त से सलाह मशवरा करते हैं। रामलाल जी के दोस्त को उनको सलाह देते हैं, आप इसमें से थोड़ा सा प्लॉट बेचकर इस प्लॉट के नीचे दुकान बनवा सकते हैं और ऊपर एक छोटा सा घर। दुकान किराए पर चढ़ा दीजिए, उस किराए से जो आपका जीवन अच्छे से चल जाएगा। रामलाल जी को यह बात जच गई। रामलाल जी वापस घर जाते हैं और दोनों बच्चों को बुलाते हैं। कहते हैं, संजय और राजू, मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी भी कुछ खर्च हैं। खाने पीने, दवाई खर्चे के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तुम दोनों मुझे महीने में थोड़े थोड़े पैसे दे दिया करो ताकि मैं अपनी दवाइयाँ और बाकी किसी भी चीज़ का खर्चा कर सकूँ। और दोनों बच्चे कहते हैं, इतने पैसे कहाँ बचते हैं पिताजी जो महीने में हम आपको दे सकें। घर के खाने और बच्चों के स्कूल के खर्चे, इसी में हमारे पैसे पूरे हो जाते हैं। तब रामलाल जी कहते हैं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। तुम लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मुझे खर्चे के लिए पैसे तो चाहिए। मुझे एक जगह पर काम मिल रहा है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस छोटा मोटा हिसाब किताब का काम है। इस तरीके से मैं अपना खर्चा भी आराम से उठा सकूँगा। मेरे दोस्त की जान पहचान के ऑफिस में है। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। बच्चे यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हर रोज़ रामलाल जी सुबह जाते और शाम को आते थे। रामलाल जी अपने प्लॉट का थोड़ा सा हिस्सा बेच देते हैं और अपने प्लॉट का काम शुरू करवा देते हैं। कुछ दिनों के बाद नीचे दुकान और ऊपर घर बन जाता है। नीचे की दुकान रामलाल जी किराए पर चढ़ा देते हैं। रामलाल जी के किराए से अपना खर्चा उठाना शुरू कर देते हैं। अगर रामलाल जी इस प्लॉट के बारे में अपने बच्चों को बता देते तो वह उस प्लॉट को भी आधा आधा बांट लेते। रामलाल जी फिर एक एक पैसों के लिए तरस जाते। बच्चों के जब इतने खर्चे होते हैं तो क्या बूढ़े माँ बाप के थोड़े बहुत खर्चे भी नहीं होते। वो दोनों इतने नालायक हैं कि उन्होंने अपने पिता से वो काम करने के लिए भी कह दिया। वे क्या ही अपने पिता का खर्चा उठाएंगे। ऐसी औलाद से कोई उम्मीद भी क्या की जा सकती है। रविवार का दिन था, दोनों बेटे घर पर ही थे तो रामलाल जी अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चों मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। बेटों ने पूछा, क्या दिखाना है पिताजी? तुम सब मेरे साथ तो चलो, वहाँ चलकर पता चल जाएगा। दोनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को लेकर अपने पिता के साथ चल देते हैं। रामलाल जी अपने बच्चों को लेकर घर लेकर जाते हैं जो उन्होंने खुद बनाया था। उस घर में दो बूढ़े दंपत्ति बैठे हुए थे। रामलाल जी के दोस्त भी वहाँ पर ही थे। दोनों बेटे पूछते हैं, पिताजी ये किसका घर है और ये लोग कौन हैं? आपके दोस्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो बाबूजी ने कहा, यह मेरा घर है। यह सुनकर दोनों बेटों के होश ही उड़ गए। आपका घर? यह आपका घर कहाँ से हुआ? ये कहाँ से आया? क्या कह रहे हैं बाबूजी आप? यह घर आपके पास कहाँ से आया? किसने दिया? तो पिताजी कहते हैं, यह घर मुझे तुम्हारी माँ ने दिया है। तुम्हारी माँ को पहले से ही पता था कि अगर मैं चली गई तो तुम लोग अपने पिताजी के साथ ऐसा ही बर्ताव करोगे, अपने पिताजी को एक एक पैसे के लिए तरसा दोगे। इसलिए तुम्हारी माँ ने मेरे भविष्य का सोच के यह प्लॉट ले लिया था। मैं वही काम करने के लिए जाता था। मैं अपने इसी प्लॉट पर काम कर रहा था। मैंने इस प्लॉट का थोड़ा सा हिस्सा बेचकर नीचे दुकान और ऊपर घर बनवाया। तुम लोगों से उस दिन खर्चे के लिए इसीलिए कहा था, लेकिन तुम लोगों ने मना कर दिया। अगर तुम मुझे खर्चा देने के लिए तैयार हो जाते तो यह प्लॉट मैं तुम दोनों को दे देता। लेकिन अफसोस, तुम्हारे पास तो तुम्हारे पिता के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास तो 2 मिनट बैठने का टाइम भी नहीं है। बचपन में हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को मारकर तुम्हारे सपनों को पूरा करते थे और तुम लोग हमारे छोटे छोटे खर्चे भी पूरे नहीं कर सकते। अरे खर्चे तो छोड़ो, तुम्हारे पास तो हमारे लिए 2 वक्त का टाइम भी नहीं है। कभी पास बैठकर ये भी नहीं पूछते, पिताजी आपकी तबीयत कैसी है, आपने खाना खाया या नहीं, दवाई ली या नहीं। जब अपने ही बच्चे ऐसे हों तो गैरों से क्या उम्मीद रखेंगे। अच्छा हुआ यह दिन देखने से पहले तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है। वह तो अच्छा हुआ मेरी पत्नी जाने से पहले मेरे लिए कुछ सोच कर गई। उसे मालूम था कि उसकी औलाद ऐसी ही निकलेगी। माँ को तो पूत के पैर पालने में ही नज़र आ जाते हैं। मेरी भी कुछ अरमान थे, मुझे भी सहारा मिलना चाहिए था।
बुढ़ापे में तुम लोगों से, तुम लोग जिन्हें यहाँ घर बैठे देख रहे हो, यह भी वैसे ही लोग हैं जिनकी औलाद ने इन्हें घर से निकाल दिया है। अब हम एक साथ ही रहते हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर। अरे हम सब एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मेरे घर में मेरे साथ मुझ जैसे लोग ही रहेंगे, जो औलाद के होते हुए भी बेघर हैं, और इस घर के द्वार उन लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे जो औलाद से परेशान हैं। रामलाल जी की बातें सुनकर उनके बहू बेटे उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, पिताजी हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। हम अपनी गृहस्थी में इतना व्यस्त हो गए कि हम भूल गए थे कि हमारा एक पिता भी है जिसने हमें यह जीवन दिया है, जिससे कि हम अपनी उंगली पकड़कर चलना सीखे हैं। आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया और अपने पिता को अपने साथ रखने की जिद करते हैं। लेकिन रामलाल जी कहते हैं, मेरे बच्चों, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम अपने यहाँ खुश रहो, मैं अपने यहाँ पर खुश रहूँगा। मेरा संसार अब यही है। मेरी जितनी ज़िंदगी बची है, जितनी सांसें मेरी चल रही हैं, मैं चाहता हूँ कि इन्हीं लोगों के साथ गुजारना चाहता हूँ। रामलाल जी की बातें सुनकर वहाँ पर बैठे सभी बूढ़े दंपत्ति और रामलाल जी के दोस्त, उन सब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामलाल जी के दोस्त ने कहा, अपने दोस्त के इस फैसले का मैं दिल से सम्मान करता हूँ। मेरे दोस्त ने जो फैसला लिया है सारे बुजुर्ग दंपत्तियों को जीवन सुधारने का, उसका मैं साथ दूंगा। इस बात पर वहां जमा सभी दंपत्ति रामलाल जी का जोरदार तालियों के साथ सम्मान करने लगे। इसी तरह सभी लोग अपना जीवन बिताने लगे, एक दूसरे का सहारा बनकर रहने लगे। दोस्तों, रामलाल जी ने अपने बच्चों को जो सबक सिखाया वह सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हर किसी को अपने बुढ़ापे के लिए शेविंग करके रखनी चाहिए, क्योंकि समय किसी ने नहीं देखा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अब तक आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज़ जल्दी से बन जाइए। पास में लगी घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।